लेक्चर नंबर क्या है? 4। क्या पढ़ा था? पढ़ क्या रहे थे हम? अकाउंटिंग हेड्स। अकाउंटिंग हेड्स पढ़। जी, कल अकाउंटिंग हेड से हमने बात शुरू की थी और अकाउंटिंग हेड्स में अभी तक हमने एक ही पढ़ा था, एसेट्स। ओके। और एसेट्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, नॉन करंट एसेट या फिर फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। एसेट क्या होता है जी? ऐसा रिसोर्स बिजनेस ओन करता हो और फ्यूचर में बेनिफिट हो। बिल्कुल ठीक है। अब रिसोर्सेज दो तरह के हो सकती हैं, एसेट दो तरह के हो सकते हैं। एक वो जो 12 महीने से या 1 साल से ज़ायद के लिए फ़ायदा दें, और एक वो जो 1 साल से कम अरसे के लिए फ़ायदा दें। तो जो ज़्यादा अरसे के लिए फ़ायदा देते हैं उनको नॉन करंट या फिक्स्ड एसेट बोलते हैं, और अगर जो 1 साल से कम के लिए फ़ायदा देते हैं उनको करंट एसेट बोलते हैं। नॉन करंट एसेट की कुछ एग्जांपल्स थी कल। लैंड हो गई थी, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, तो बेशुमार चीज़ें हमने कल देख ली थी। करंट एसेट के अंदर कुछ चीज़ें हमने लिखी थी, ऐसे कुछ बनाया था कल, यूँ ऐसे ही बनाया था ना करंट एसेट। जी, कल क्या लिखा था? कैश इन हैंड था, कैश एट बैंक। इन्वेंट्री की बात हो गई थी कल, और डेटर, डेटर की भी बात नहीं हुई थी। जी, इन्वेंट्री क्या होती है? इन्वेंट्री जी बिल्कुल, आ जाए आ जाए, पूछा ना करें, आ जाए करें। ओके जी, अनसोल्ड स्टॉक। जी बिल्कुल, मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि जो स्टॉक हमारे बिजनेस में शेल्फ्स पे पड़ा होता है या जो वेयर हाउस में पड़ा होता है, वो तमाम का तमाम हमारा स्टॉक होता है। बिल्कुल ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक जितना भी है वो सारे का सारा क्या है? वो इन्वेंट्री या स्टॉक है। फिलहाल फिलहाल अभी बाद में बात करेंगे, फिलहाल बस इतना समझिएगा कि साल के आखिर में जो स्टॉक हमारे पास रह जाता है अनसोल्ड, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। अब सवाल यह है कि ये साल का आखिर से क्या मुराद है? देखिए, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, मैं आपसे कोई टेक्निकल बात नहीं करूंगा। अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम? हिसाब किताब रखना होता है। भाई यही मकसद है ना, हिसाब किताब रखना होता है। हिसाब किताब किस चीज़ का रखना होता है? कितना कमाया और कितना गवाया। तो यही है, खर्चे क्या हुए और आमदनी क्या हुई, भाई यही होता है, यही करना होता है। बस इसके अंदर हम ज़रा एक सलीका पढ़ लेंगे कि किस सलीके से हमने उसकी रिकॉर्डिंग करनी है, या क्या कवानीन है जिसके तहत हमने रिकॉर्डिंग करनी है। बस ये पढ़ने आए हैं, बाकी तो जो आया और जो गया बस वही हमने देखना होता है। ठीक होगी बात? अब सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने सोचा कि चलो एक बिज़नेस खोलते हैं, ठीक है। कभी आप लोग शवारमा खाने जाते हैं ना, तो जब तक शवारमा नहीं आता आप यही गिनते रहते हैं, यार ये बंदा दिन के कितना कमा लेता होगा। तो फिर आपके जेहन में आ जाता है दोस्त के साथ प्लान करके, यार हम भी एक शवारमे की दुकान खोलेंगे, बस ये क्वालिफाई है। ठीक है, ये सब ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर सोचा हुआ है, किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के या किसी ऐसे समोसे वाले के पास बैठ के, सब ने सोचा हुआ है। ठीक है, अब चले मान लिया कि हमने भी एक शवारमे की दुकान खोल ली, ओके होगी बात। अब सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका ये कारोबार मुनाफे में जा रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, या नुकसान में जा रहा है, लॉस में जा रहा है? ये आपको कैसे पता लगेगा? ये ऑब्वियसली आपको पता लगेगा, आप देखेंगे भाई मैंने कितने शवारमे बेचे, इतने पैसे आ गए, इतने मेरे खर्चे हुए। अगर खर्चे कम हुए, इनकम ज़्यादा हुई तो प्रॉफिट है, अगर खर्चे ज़्यादा हो गए, इनकम कम हो गई तो लॉस है। ठीक होगी बात? यहाँ तक बात समझ आ गई है? सब साथ है यहाँ तक? अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये हरकत कितने अरसे तक के लिए करेंगे। मैं मिसाल देता हूँ आसानी के लिए। मिसाल के तौर पे आपने यकम जनवरी 2022 को शवारमे की दुकान ओपन की, ठीक है जी, ओपन की। किस तारीख पे जाके आप पहली दफ़ा ये देखेंगे कि मुझे फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? यकम फरवरी। अच्छा, और मतलब 1 महीने बाद आप लोग कह रहे हैं, और इसके अलावा कोई और जवाब देना चाहे? भाई कह रहे हैं हम साल बाद देखेंगे, ठीक है, और 31 दिसंबर, यानी साल ही हो गया ना 31 दिसंबर। ओके, और क्वार्टरली होता है, और तो मेरे ख्याल में मिला जुला रुझान है, मिला जुला रुझान है। कुछ कह रहे हैं कि जी हम हर महीने देखेंगे, कुछ कह रहे हैं कि हर क्वार्टर, यानी 3 क्वार्टर 3 महीने का होता है जी, हम हर 3 महीने बाद देखेंगे, और कुछ तो कह रहे हैं हम साल के आखिर में एक ही दफ़ा देख लेंगे कि पूरा साल हुआ क्या।
तो बिल्कुल जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये हर तरह से ये चीज़ें चलती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अकाउंटिंग के रूल्स ने हमें बताई हुई है वो 1 साल है जी, वो 1 साल है कि हमें साल के आखिर में लाजमी 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 ये पता करना है कि क्या कमाया और क्या गंवाया। ठीक होगी बात। बाकी आप रोज़ भी देखना चाहें तो बिल्कुल देखें, बिजनेस रोकता नहीं है इस चीज़ से, बल्कि लोग जो कारोबारी हजरात हैं वो तो रोज़ देख रहे होते हैं भाई आज क्या कमाया तो क्या गंवाया, वो तो रोज़ रोज़ पे चल रहे होते हैं। लेकिन अकाउंटिंग के कवानीन कहते हैं कि कम से कम साल तो लाजमी है भाई, साल से ऊपर नहीं आप जा सकते। तो इसका मतलब है कि पहली दफ़ा जब आप ये चीज़ें करेंगे तो आप 31 दिसंबर को आकर यानी 1 साल बाद ये चेक करेंगे कि इस साल मैंने क्या कमाया और क्या गंवाया। ठीक होगी बात। फिर 31 दिसंबर पे सिर्फ ये हरकत नहीं होगी कि क्या कमाया और क्या गंवाया, 31 दिसंबर को ये हरकत भी होगी कि आपने ये बताना है कि मेरे बिजनेस में एसेट्स कितने हैं। ये भी सारा आपने जो है ना उनको बताना होता है। किनको बताना होता है वो भी अभी बात कुछ अरसे बात करेंगे। ठीक है, हुकूमती इदारे ही होते हैं, ऑब्वियसली उनको ही बताना होता है, उनको अपने टैक्स की पड़ी होती है। ठीक है, बहरहाल एनीवेज, तो 31 दिसंबर को आप आके एक दफ़ा रुकेंगे और सारे साल का हिसाब बना के कहेंगे हाँ जी ये पूरे साल कमाया, ये गंवाया और ये मेरे एसेट्स वगैरह हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, मेरे पास इतना कैश पड़ा हुआ है, इतना मेरे पास बैंक में कैश पड़ा हुआ है, इतना मेरे पास इन्वेंटरी पड़ी हुई है। बात समझ आई? यानी कि पूरा साल खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी, और जो बच जाएगा 31 दिसंबर को उसको बोलेंगे इन्वेंटरी या स्टॉक। अब कुछ बात समझ आई? ये सारी बात बताने का मकसद सिर्फ ये था कि साल के आखिर में 31 दिसंबर को जो स्टॉक हमारे पास अनसोल्ड रह जाएगा उसको हम बोलेंगे जी ये हमारी इन्वेंटरी है या ये हमारा स्टॉक है। ठीक होगी बात? अच्छा, अगर अब पूरे साल की अगर बात करें, अगर पूरे साल हम चीज़ें खरीद रहे हैं और चीज़ें बेच रहे हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए उसको अभी स्टॉक ना बोलें, फिलहाल ना बोलें उसको, बस जो साल के आखिर में यहां पर रह जाएगा ना आखिरी तारीख पे, अनसोल्ड स्टॉक, इसको बस बोलें जी ये इन्वेंट्री है। ऐसा क्यों है? थोड़े से बड़े होंगे तो इंशाल्लाह समझ लेंगे कि मैंने ऐसी बात क्यों की कि सिर्फ साल के आखिर में जो अनसोल्ड स्टॉक रह जाएगा उसको हम इन्वेंट्री बोलेंगे, ऐसा मैंने क्यों बोला, ये कुछ अरसे बाद आपको बात समझ आ जाएगी। ठीक होगी बात? तो पूरा साल जो हम खरीदते रहते हैं उसको क्या कहते हैं? थोड़ा सा इंतजार करें, आज ही बता दूंगा। ठीक होगी बात? इन्वेंट्री से रिलेटेड किसी का कोई सवाल, किसी को कोई भी कंफ्यूजन? सब अच्छा है, सब ज़बरदस्त है। किताबें आप लोगों ने ख़रीद ली हैं? कुछ नज़र आनी शुरू हो गई हैं मुझे। बस ठीक है, किताबें ख़रीदना है, शायद हमें अगले हफ्ते ज़रूरत पड़ जाए। और दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन का आप लोगों ने पता कर लिया अपनी? जी, अनाउंसमेंट करेंगे, बस ठीक है। ये जैसे ही अनाउंसमेंट होगी तो आपने देर नहीं लगानी और फ़ौरन रजिस्ट्रेशन करा लेनी है ICAP के साथ। ठीक है, लेट मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कुछ ऐसा है इनका लॉ के 3 महीने बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के 3 महीने बाद आप पेपर दे सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो आपको थोड़ा लेट हो जाए। ठीक है, एनीवेज, डेटर। ओके जी, बिजनेस, बिजनेस सेल करता है, करता है, बिजनेस बिल्कुल सेल करता है। कल हमने मोबाइल शॉप की बात की थी, उसी को कैरी करते हैं आगे। बिजनेस बिल्कुल सेल करता है। मिसाल के तौर पे एक भाई साहब हैं, वो आपके पास आए और उन्होंने बोला कि जी एक आईफोन चाहिए। मिसाल के तौर पे इन भाई साहब की शॉप है, भाई आपका नाम उसामा था? जुबैर, जुबैर नाम था इनका जी। जुबैर भाई की एक आईफोन की शॉप है और जुबैर भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं। जुबैर भाई वैसे ही वैसे ही वैसे ही, बुरा ना मनाइएगा, वैसे ही है। जुबैर भाई शॉप पे बैठे हुए हैं और एक दूसरे भाई इनके पास आते हैं। इन भाई का नाम है बाबर आजम, पता नहीं कौन है। ऑल करेक्टर्स आर प्योरली फिक्टिशियस, एनी रिजेम्बलेंस इज प्योरली कोइंसिडेंशियल। फिक्टिशियस है, मुझे नहीं पता कौन है। बाबर आजम साहब आते हैं और बोलते हैं जुबैर साहब एक अदद आईफोन चाहिए। ये कहेंगे ठीक है बाबर आजम साहब आईफोन ले लीजिए। कितने पैसे जुबैर साहब? 4 लाख रुपया। मसला ही कोई नहीं, मेरे लिए 4 लाख, एक टेस्ट मैच खेलूंगा 4 लाख रुपए आ जाएंगे, ये लें जी 4 लाख। और इन्होंने 4 लाख रुपए वसूल करके इनको एक आईफोन बेच दिया। ट्रांजैक्शन में किसी को कोई मसला? सिंपल, ओके। उसके बाद एक और भाई साहब आते हैं, इन भाई साहब का नाम है उमर अकमल। हाँ जी जुबैर साहब क्या बेच रहे हैं? सर आईफोन बेच रहा हूँ। कितने का आईफोन है? सर 4 लाख रुपए का आईफोन है। ठीक है जुबैर साहब, मान ली बात 4 लाख रुपए का है, लेकिन ना हालात थोड़े से ना ख़राब हैं आजकल, पैसों की ज़रा कमी है थोड़ी सी, तो मेहरबानी करें आप आईफोन दे दें,
पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। अब जुबैर साहब ने सोचा बंदा को ठीक ठाक ही लग रहा है, कोई ऐसी बात नहीं लग रही, चीज़ लेके भाग नहीं जाएगा। ठीक है उमर अकमल साहब, आप आईफोन ले जाइए, पैसे 2 महीने बाद दे दीजिएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। यहां तक बात क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? उधार पे माल बेच दिया, उधार पे माल बेच दिया, उधार पे माल बेच दिया। ओके, इनको जो बाबर आजम साहब को जो चीज बेची थी उसको बोलेंगे कि जी ये हुई है कैश सेल, नकद सेल जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, कैश सेल हो गई। इसको बोलते हैं जी क्रेडिट सेल, ये क्रेडिट पे मैंने सेल कर दी चीज, उधार पे चीज बेच दी। ठीक होगी बात? अक्सर अब समझें आप लोग, आप में से अक्सर लोगों का ना जो गली मोहल्ले में जो एक जनरल स्टोर होता है उसके साथ ना उधार चल रहा होता है, आप चीज़ें उठा के ले आते हैं, फिर महीने के आखिर में उसको पैसे दे देते हैं, ऐसे ही होता है। आप उधार पे चीज़ें खरीद रहे हैं, ओके। अब आप आ जाए उस दुकानदार के जूतों में, स्टेप इनटू द शूज, मतलब ये नहीं होता जाके उसके जूते पहन लें, मतलब उसकी जगह पे खड़े होकर सोचें कि वो क्या कर रहा है, वो आपको उधार पे चीज़ें बेच रहा है, वो आपको उधार पे चीज़ें बेच रहा है, वो आपको क्रेडिट सेल कर रहा है, ओके। जिस शख्स को उधार पे चीज़ें बेची जाएं वो शख्स आपका डेटर कहलाता है। मैं दोबारा अपने अल्फाज रिपीट कर रहा हूं, जिस शख्स को उधार पे चीजें बेची जाएं वो शख्स आपका डेटर कहलाता है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उमर अकमल साहब डेटर हैं किनके? जुबैर साहब के। बात समझ आ गई? जिस शख्स को चीजें उधार बेची जाएं वो शख्स आपका डेटर कहलाता है। ये बात सबको समझ आ गई? अब इसका अंग्रेजी तर्जुमा कौन कर सकता है? ये जो मैंने एक जुमला बोला है, यार अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग, इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज वाले किधर गए? वो दो इधर बैठे, एक भाई इधर बैठे थे, किधर गए वो भाई साहब? छुट्टी पे चले गए आज, डर गए वो? बताइए सर, आप तर्जुमा करेंगे जी? वो शख्स जिसको चीजें उधार पर बेची जाएं, बताइए। पहले पढ़ा हुआ है कि ये नहीं? ये लेक्चर वैसा लेक्चर लिया, मैं यही वाला लेक्चर नहीं लिया हुआ। अच्छा यार मान ली मेरी बात, ओके। लिखें जी, बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त फरमाया। अ पर्सन, अ पर्सन, अ पर्सन, अ पर्सन, चले रेडी है? अ पर्सन टू होम, अ पर्सन टू होम गुड्स आर सोल्ड, a person to whom goods are sold on credit, a person to whom goods are sold on credit is called debtor, a person to whom goods are sold on credit is called debtor। ऐसा शख्स जिसको उधार पर चीज़ें बेची जाएं उसको डेटर कहा जाता है, वो आपका डेटर कहलाएगा। बात समझ आ गई? यहाँ पे एसेट्स की कहानी ख़त्म हुई, ठीक है। अच्छा ये मैंने आपके सामने 4 लिखी हैं चीज़ें, ये ठीक है मैंने एग्जाम्पल्स लिख दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ यही एसेट है। वक्त के साथ साथ मज़ीद चीज़ें भी एसेट में क्लासिफाई होती रहेंगी, वो भी आपको समझाना मुश्किल है। जब वो सवालात आएंगे या जब वो सिनेरियोज आएंगे तब उस पर भी बात कर लिया करेंगे, ठीक होगी बात? एसेट में किसी को कोई मसला? चले जी, सब अच्छा है, ओके। साथ साथ पढ़ रहे हैं ना जाके, पक्की बात है? चले जी भाई, हाँ जी दोस्त, तो और वही पढ़ना है और हाँ, बुक से भी नहीं पढ़ना, वो तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे, बुक से तो नहीं पढ़ना, अभी बुक आपको समझ ही नहीं आएगी। बुक मुझे इस दफ़ा लगता है उन्होंने हमारे लिए बना दी, बड़ी टू द पॉइंट, आपको मैंने बताया था बड़ी कंसाइज और बड़ी टू द पॉइंट, बड़ी अच्छी बुक है ये, लेकिन वो मेरे लिए है क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, मुझे समझ फौरन आ जाती है। आप पढ़ेंगे ना आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है, ओके। एक अकाउंटिंग हेड हो गया जी हमारा। दूसरा, यार आप लोग पढ़ के आते हैं पहले से, आपको कैसे पता? अच्छा आईकॉम वाले थे, कल बताया था आप लोगों ने, आईकॉम वाले। चले कोई बात नहीं, कब तक चलेंगे ये देख लेते हैं हम। अच्छा आईकॉम जिन लोगों ने किया था, क्या यही सोच के किया था कि आगे जाके सीए करेंगे तो फायदा होगा? अच्छा इतने कमिटेड लोग हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ओके जी, लायबिलिटीज, जी सर, आप भाईजान।
हाँ जी, सब अच्छा है। घर वालों को बता रहे हैं ना कि वो बातें नहीं है जो आप लोगों ने बताई थी। हाँ, बताते रहिएगा उनको साथ साथ कि वो बात नहीं है, आसान बातें ही हैं। ठीक है, पेपर थोड़ा सा मुश्किल होता है बस, बाकी खैर है। नहीं नहीं, परेशान ना हो, बस आपसे दो ही चीज़ें चाहिए, कमिटेड रहें और मेहनत करते रहें बस। बाकी मेहनत कर सकते हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, भाई यही कर सकते हैं और हम कर क्या सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ लायबिलिटीज़ ओके। लायबिलिटीज़ कहते हैं जी बिजनेस के ऊपर जो बोझ होते हैं। मुश्किल बात हो गई, जिम्मेदारी मुश्किल बात हो गई। हम आपके लेवल पे आ जाते हैं। आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है सर? आप पे जिम्मेदारी है सर? बड़े परेशान क्या जिम्मेदारी है आपके ऊपर? हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने की जिम्मेदारी, और क्या जिम्मेदारी है सर? बस फिलहाल यही है। और आप स्टडीज की जिम्मेदारी। अच्छा, ये पढ़ना ही अच्छा, आप सबके ऊपर सिर्फ पढ़ने की जिम्मेदारी है, ऐसे ही है? और भी जिम्मेदारियां सर आपके ऊपर? सर क्या जिम्मेदारी है बताने वाली हुई तो बताइएगा। अच्छा, घर के काम करने होते हैं, वो भी एक जिम्मेदारी, और बस पढ़ाई और घर के काम, यही आप सब पे जिम्मेदारी हैं। आप लोगों के दोस्त तो होंगे ना? आप लोगों ने कभी दोस्तों से कोई उधार नहीं लिया? ऐसा मैं मानता ही नहीं है कि कभी उधार नहीं लिया। किन भाई साहब ने उधार लिया दोस्त से? ये भाई साहब। और मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि आपने वापस नहीं किया होगा। अच्छा, वापस कर दिया आपने? किसी किसी के ऊपर अभी उधार चढ़ाओ? वो देखे भाई, जिम्मेदारी थी, आपने बताया क्यों नहीं? भाई ने अपने दोस्त से लिया वह उधार। सर कितने पैसे लिए? 2500 रुपया भाई ने अपने दोस्त से लिया उधार और अभी तक वापस नहीं कर पाए। ट्रिप पे जाना, नहीं नहीं वजह नहीं मैं पूछ रहा, बस ठीक है उधार लिया, अभी तक वापस नहीं किया भाई ने। अब सवाल मेरा यह है कि भाई के ऊपर जिम्मेदारी है। भाई के एक नाजुक कंधों पे एक इतना बड़ा बोझ पड़ा हुआ है कि 2500 रुपए अपने दोस्त को देने हैं, और वो दोस्त दिन रात फोन करके वो वापस कर देना, मैसेज करता है, कॉल करता है, पता नहीं क्या क्या करता है। ऐसे ही है, वो पीछे तो रहता होगा ना। तो भाई के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है भाई, बोझ पड़ा हुआ है भाई, सो नहीं पाते रात को। वो चले ठीक है, अलहदा बात है, लेकिन बहरहाल बोझ तो है ना इनके ऊपर। ऐसे ही है ना, बोझ तो है, वापस तो करने हैं भाई ने, तो लाइबिलिटी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जैसे आप लोगों के इंडिविजुअल के ऊपर कोई जिम्मेदारी हो सकती है, कोई बोझ हो सकता है, और वो बोझ ये पढ़ने का बोझ नहीं है, क्योंकि पढ़ने के बोझ को हम फाइनेंशियली मैयर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसकी बात भी नहीं करेंगे हम सिर्फ उस चीज़ की बात करेंगे जिसको हम पैसों में मैयर कर सकते हैं। उधार लिया हुआ है 2500 रुपया, पैसों में मैयर हो सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से बिजनेस के ऊपर भी कुछ बोझ होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनको लाइबिलिटीज बोलते हैं। ठीक होगी बात? तो क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी? डेफिनेशन इस तरीके से लिखेंगे, एन ऑब्लिगेशन टू पे समवन इन फ्यूचर। ये एक जिम्मेदारी होती है, और ऑब्वियसली जब मैं बात करूंगा जिम्मेदारी, तो ये ऑब्वियस बात है कि बिजनेस के ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि हम बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहे हैं। तो बिजनेस के ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि इसने किसी को पे करना होता है फ्यूचर के अंदर। ओके, अब वो फ्यूचर कितना हो सकता है उस पर भी बात कर लेते हैं जी। लायबिलिटीज की डेफिनेशन में किसी को कोई भी मसला? ओके, अगली बात वही उसी तरीके से जैसे एसेट्स में थी। कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो कि आपने 1 साल से कम अरसे में पूरी करनी होती हैं, पूरे कम अरसे में उतारनी होती हैं, और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो कि आपने 1 साल से ज़ायद अरसे बाद उतारनी होती हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से 1 साल से ज़ायद अरसे का फ़ायदा देने वाले एसेट्स को कहा जाता था नॉन करंट एसेट। 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद जो लाइबिलिटीज़ आपने पे करनी होती हैं उनको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोला जाता है। नहीं, फिक्स लाइबिलिटीज कोई वर्ड नहीं है, वो बस फिक्स एसेट में किसी ने हरकत की हुई है, बाकी और कहीं पे कोई हरकत नहीं है, नॉन करंट ही कहते हैं उसे। ठीक होगी बात? और इसके बारे में हम बात कर सकते हैं कि ये होती हैं ग्रेटर देन 12 मंथ्स या 1 ईयर, जो आपने 1 साल से ज़ायद अरसे के बाद ये जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं, 1 साल से कम अरसे में पूरी नहीं करनी होती। ठीक होगी बात? और दूसरी तरफ
वो जिम्मेदारियां जो हमने 1 साल से कम अरसे में उतारनी होती हैं या पूरी करनी होती हैं उनको कहा जाता है करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, लेस देन 1 ईयर। ठीक है जुबैर साहब, सब अच्छा है। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, मिसालें दे के वाजे करें। आता था सवाल उर्दू में। नॉन करंट लायबिलिटीज, 1 साल से जायद अरसे बाद ये जिम्मेदारियां बिजनेस में पूरी करनी होती हैं। मिसाल के तौर पे आपने सोचा अपने दोस्त के साथ मिलके कि एक रेस्टोरेंट बना लेते हैं। रेस्टोरेंट का काम आजकल बहुत चल रहा है। ठीक है जी, तो अब सवाल ये है कि रेस्टोरेंट के लिए जगह आपने सोची MM आलम रोड लाहौर, सब जानते होंगे, कोई ऐसा तो नहीं इसको नाम पता हो MM आलम रोड का? सर इधर है एक बार ऐसी एक सड़क ही है, नाम बना हुआ है उसका। अब बड़ी वहाँ पे लोगों का आना जाना बहुत है, बड़ी महंगी सड़क है जी वहाँ पे अगर आपको कोई जगह रेंट पे भी चाहिए तो उसका अच्छा खासा रेंट होता है, महंगी जगह है वो। लेकिन आपने कहा बनाना है रेस्टोरेंट तो इधर ही बनाना है, लेकिन मसला ये है कि जेब में हमारे सिर्फ 10,000 रुपये पड़े हुए हैं। 10,000 रुपये में कैसे रेस्टोरेंट बने? किसी ने कहा बैंक के पास जाओ और बैंक से कहो आपको उधार दे दें। बैंक ने कहा अच्छा रेस्टोरेंट बनाना चाह रहे हो, ठीक है, कितने पैसे चाहिए? आपने कहा मुझे 5 करोड़ रुपया चाहिए। बैंक ने आपको 5 करोड़ रुपया उधार दे दिया। ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी, लायबिलिटी पड़ गई। यहां तक क्लियर है सब? ओके, वापस करना है ना, बैंक को लेके भाग तो नहीं जाना, बैंक को वापस करना है। तो दिस इज एन ऑब्लिगेशन टू पे समवन में बैंक आ गया इन फ्यूचर, बिल्कुल वापस करना है। अब सवाल यह है कि ये 5 करोड़ रुपया बैंक आपसे क्या 1 साल के अंदर अंदर वापस मांगेगा, 6 माह में वापस करना होगा, 12 महीने में करना होगा, या 5 साल में करना होगा, 10 साल में करना होगा? ये डिपेंड करता है भाई, ये अकाउंटिंग का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस चीज का ताल्लुक है आपके और बैंक के दरमियान एग्रीमेंट से, कि आपका और बैंक का एग्रीमेंट क्या हुआ है। हो सकता है 1 हफ्ते का एग्रीमेंट हुआ हो, 1 हफ्ते बाद वापस कर दूंगा, हो सकता है 10 साल का हुआ हो, इट डिपेंड्स। लेकिन मैं मिसाल लेता हूं कि आपने 5 साल बाद ये 5 करोड़ रुपया वापस करना है, 5 साल का एग्रीमेंट हुआ है। तो अब मुझे बताइए, ये बात तो तय हो गई कि ये 5 करोड़ हमारी जिम्मेदारी है, हमारी लायबिलिटी है, ये बात तय हो गई। अगला सवाल, क्या ये हमने साल बाद वापस करनी है कि साल से पहले वापस करनी है? साल बाद वापस करनी है, तो इसका मतलब है कि ये 5 करोड़ नॉन करंट लायबिलिटी कहलाई जाएगी। ठीक होगी बात? तो अगर मैं यहां पे एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो जो नॉन करंट लायबिलिटी या वो कर्जा जो आपने 1 साल के बाद पे करना होता है उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लोन। तो जैसे ही लॉन्ग टर्म लोन का लफ्ज नजर आए फौरन समझ जाइएगा कि ये 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए। ठीक होगी बात? तो नॉन करंट है, ऑटोमेटिकली नॉन करंट हो गया। ठीक होगी बात? और अगर वही बैंक आपको कहे कि ये 5 करोड़ अब आपने मुझे 6 महीने में देना है, तो 1 साल से कम अरसे में पे करना है, तो ये चीज फिर करंट लायबिलिटी कहलाई जाएगी और इसको शायद हम शॉर्ट टर्म लोन कहेंगे। ठीक है जी जुबैर साहब, हम लिख नहीं रहे? अच्छा लिख नहीं रहे, एंड पे एक दफा लिखेंगे। आप लोग अच्छा करते हैं वैसे, वो कुछ ना तस्वीर बोर्ड की उतार लेते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसे। क्लास में ना रजिस्टर लाते हैं ना पेन लाते हैं, बस जब पूरा नोट हो जाता है ना एंड पे एक तस्वीर ले लेते हैं, पता नहीं क्या होता है ऐसे। लेकिन आप लोग ना किया करें ऐसे, ऐसे फजूल सी हरकत होती है, ये मत कीजिएगा, तरीके बता रहा हूँ। ओके ठीक है जी, सब अच्छा है, सब साथ है यहाँ तक। करंट लायबिलिटीज की एक मिसाल और भी है, क्रेडिटर्स। लिखें जी क्रेडिटर्स, CREDITORS, क्रेडिटर्स। आइए जी वापस जुबैर साहब पे आते हैं। ये जुबैर साहब की दुकान है जी, जुबैर साहब बैठे हुए। ओके जी, बाबर आजम साहब आए थे इनके पास, बिल्कुल आए थे जी, इनको इन्होंने आईफोन सेल कर दिया था। फिर इनके पास एक उमर अकमल साहब भी आए थे, इनको भी आईफोन उधार पे सेल कर दिया था, ऐसे ही है। और उमर अकमल साहब डेटर कहलाए थे इन जुबैर साहब के बिजनेस के। यहाँ तक बात क्लियर थी? ओके।
मुझे बताइए, ये जो आईफोन उन्होंने दुकान पे रखे हैं सजा के ढेर सारे, ये कहीं से तो आते होंगे, कहीं से खरीदते होंगे, किसी भी खरीदते होंगे। मिसाल के तौर पे ये खरीदे जाते हैं, एक भाई साहब हैं जिनका नाम है फ़खर जमान, इनसे खरीदते हैं ये आईफोन, ये आईफोन का काम करते हैं, इनसे खरीदे जाते हैं। ऐसे ही होगा ना, कहीं से खरीद के ही लाते होंगे, परचेज। अब जुबैर साहब गए इनके पास और कहा भाई आईफोन अब सेल हो गए हैं, अब दुकान थोड़ी खाली खाली लग रही है, कुछ आईफोन मुझे दे दें। इसने कहा कितने चाहिए? इन्होंने कहा मुझे ना 10 आईफोन दे दें। इन्होंने कहा ठीक है, तुम 4 लाख का बेचते हो ना, चलो 3 लाख का मेरे से ले जाओ। परचेज प्राइस कम ही होती है ऑब्वियसली। तो 30 लाख रुपए जुबैर साहब ने फ़खर जमान साहब को पे कर दिए और आईफोन खरीद के दुकान पे ले आए। कोई मसला इस ट्रांजैक्शन में? ओके। इन्होंने कहा यार 10 आईफोन थोड़े हैं, कोई 5-7 और भी होने चाहिए। ये चलेगा एक और भाई साहब के पास, ऑल कैरेक्टर्स आर प्योरली फिक्टिशियस। नवाज शरीफ साहब थे कोई, ये भी आईफोन का काम करते थे। जुबैर साहब इनके पास चले गए, सर आईफोन चाहिए। कितने आईफोन चाहिए? 5 आईफोन चाहिए। अच्छा 15 लाख बनता है। सर 15 लाख तो नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, 1 महीने बाद दे देना, कोई मसले वाली बात नहीं है, आईफोन ले जाओ। अब ये बगैर पैसे दिए हुए आईफोन ले आए वापस अपनी दुकान पे। पेमेंट नहीं की, नहीं की, करनी है, जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशन है, पे समवन है, इन फ्यूचर है, तो ये बात तो तय होगी कि ये लाइबिलिटी है। 1 साल से कम अरसे में पे करनी है, तो सर ये लाइबिलिटी तो है और करंट लाइबिलिटी तो है। ठीक होगी बात? जिस शख्स को चीजें उधार पे बेची जाए वो डेटर होता है, जिस शख्स से उधार पे खरीदी जाए वो क्रेडिटर होता है। समझ आ गई बात की? तो ये 2 डिफरेंट लोग होते हैं। जिसको उधार पे बेची जाए वो आपका डेटर कहलाता है, और जिस से उधार पे खरीदी जाए वो आपका क्रेडिटर कहलाया जाता है। तो जुबैर साहब ये कहेंगे कि उमर अकमल साहब मेरे डेटर हैं और नवाज शरीफ साहब मेरे क्रेडिटर हैं। ठीक होगी बात? तो अगर इसका अंग्रेजी में तर्जमा करें क्रेडिटर का तो कैसे बनेगा? जी बिल्कुल, यहां पे लिखा था अ पर्सन टू whom गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, यहां पे लिखेंगे अ पर्सन फ्रॉम whom गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट। तो लिखिए क्रेडिटर की डेफिनेशन, अ पर्सन फ्रॉम whom goods are purchased, a person from whom goods are purchased on credit, a person from whom goods are purchased on credit, ऐसा शख्स जिससे हम चीज़ें उधार पर ख़रीदते हैं। और फ़खर जमान साहब से जो चीज़ें खरीदेंगे उसको कैश परचेजेस कहा जाएगा। ठीक है, तो परचेज जैसे सेल हमने बताया था कि 2 तरह की हो रही होती हैं, कैश सेल और क्रेडिट सेल, वैसे ही परचेजेस भी 2 तरह की हो रही होती हैं, कैश परचेज और क्रेडिट परचेज। ठीक होगी बात? यहाँ पे लाइबिलिटी की कहानी भी ख़त्म हुई। किसी का लाइबिलिटी में कोई भी सवाल हो तो वो पूछ सकता है। नहीं सर, अभी आगे ज़िंदगी चलेगी ना तो मज़ीद मुश्किलात आती जाएंगी, फ़िलहाल उतनी बताइए जितनी समझ आ जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सर? सर लाइबिलिटी में क्रेडिटर होता है, एसेट्स में डेटर होता है, क्योंकि एसेट ने तो एसेट में क्या होता है, फ्यूचर में आपको फायदा होना होता है, तो डेटर ने आपको पैसे देने हैं, आपका फायदा करना है, तो डेटर इज योर एसेट। और इसको तो पैसे देने हैं 15 लाख आपने नवाज शरीफ साहब को, ये तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है, तो ये लाइबिलिटी, वो डेटर है। करंट लाइबिलिटी क्यों है? नवाज शरीफ साहब कहते हैं 6 साल बाद पैसे दे देना। नवाज शरीफ साहब ठीक कहेंगे, करेंगे? आप बिजनेस खोलते हैं और आप आईफोन का कारोबार शुरू करते हैं और आप सबको 6-6 साल 8-8 साल उधार पे आईफोन बेच देते हैं, सही है, 8 साल बाद पैसे दे देना, कोई बात नहीं, मैंने आईफोन बाहर से मंगवाए हैं, मैंने 2 अरब रुपया लगाया हुआ है,
कोई नहीं, तुम्हें सेल करूँ तुम 8 साल बाद वापस कर देना। तो फिर आप महीने बाद दुकान बंद करके ना फिर 8 साल का इंतजार करेंगे कि पैसे अगले आएंगे तो फिर मैं कारोबार शुरू करूँगा। ठीक होगी बात? तो इसीलिए हमेशा कम से कम कोशिश होती है लोगों की कि हम पहली बात है उधार पे सेल करते ही नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर उधार पे सेल भी करते हैं तो 15 दिन, हफ्ता, मैक्सिमम महीना, इससे ज़्यादा कोई बर्दाश्त वो नहीं करता, क्योंकि उसकी अपनी जेब से गई है ना चीज़, उसकी अपनी जेब से चीज़ गई है। नहीं, नो, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। वो बेसिकली वो लोग होते हैं जो आपको कर्जा देते हैं, वो कर्जा देते हैं उनकी बात होती है। होते वो भी ऑब्लिगेशन है, होती वो भी जिम्मेदारी है, लेकिन वो क्रेडिटर नहीं होते। क्रेडिटर सिर्फ वो लोग होते हैं जिनसे चीज़ें उधार पे खरीदी जाती हैं। अभी ये एक्सपेंसेस करेंगे थोड़े अरसे बाद तो ये बात भी क्लियर हो जाएगी कि कौन सी चीज़ें। सर हाँ जी सर, ये जो आपने बात की है ना, ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मैं आपको बता देता हूँ। इंस्टॉलमेंट हर महीने जाती है ना, 5 साल की किस्तें हैं, तो 5 साल में जो पहला साल होगा उतनी अमाउंट करंट में आ जाएगी, और जो 4 साल 1 साल से ऊपर वाले होंगे वो नॉन करंट में चले जाएंगे। फिर आप 1 साल की जब किस्तें उतार चुके होंगे तो पीछे 4 साल रह जाएंगे। जो पहला 1 साल होगा वो करंट में आ जाएगा, बाकी 3 साल नॉन करंट में आ जाएंगे। फिर आप 1 साल की किस्तें देंगे, 3 साल रह गए, 1 साल करंट में, 2 साल नॉन करंट में, और करते करते ये कहानी खत्म हो जाएगी। ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, गालिबन है IFRS 16 लीजेस, अकाउंटिंग का एक स्टैंडर्ड बना हुआ है। अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं, मैंने बताया आपको, उसमें आप ये सारी बातें पढ़ेंगे। ओके जी, और कोई सवाल? बंदे की तो वो फिर उन्होंने असल में कर्जा ऐसा नहीं दे देता, ये अपने आप से ना कोई सिक्योरिटी रखवाते हैं, कोई घर, कोई ज़मीन, कोई गाड़ी उतने वैल्यू की, तो फिर वो सेल करके तो अपने पैसे पूरे कर लेते हैं। ठीक है जी, ओके। चलें जी, तीसरे हेड की तरफ चलते हैं। लिखिए जी तीसरा हेड, इनकम। ये मिटा दूं सारा कुछ, नोट कर लिया आपने? जी, थर्ड अकाउंटिंग हेड इज इनकम्स। जी, इनकम, इसको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को कहा जाता है सेल्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है रेवेन्यू। परचेज इनकम, कमाल होगी, परचेज तो खर्चा नहीं होता। अदर इनकम, ठीक है जी। तो सेल्स या रेवेन्यू या फिर अदर इनकम, इनकम दो तरह की होती हैं जी। क्या लगता है आपको, ये क्या फर्क है दोनों में, सेल, अदर इनकम, क्या फर्क है इनमें? अच्छा, और तो अदर इनकम, अदर इनकम गुड्स बेच के जो पैसे आए हैं वो, अच्छा, डेटर से ले लिए, डेटर से ले लिए, वो भी तो सेल ही है मेरे दोस्त, वो तो पैसे बाद में है, सेल तो कर दी आपने, इससे कोई हट के चीज हो जाए। अच्छा जी, भाई कुछ बता रहे हैं जी सर। हाँ, अच्छा, बैंक में जो पैसे जमा कराते हैं और उससे क्या मिलता है? अच्छा, इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, जहन्नुम मिलती है करें तो, जहन्नुम इज अदर इनकम, ऐसे ही है। अच्छा, और एसेट बेचते हैं तो पैसे मिलते हैं। अच्छा, आपने घर अगर रेंट आउट किया हुआ है तो उससे पैसे मिलते हैं, तो अदर इनकम। ओके जी सर। जी ठीक है, आप सब ने ही बिल्कुल दुरुस्त बातें की हैं, कुछ ने एग्जाम्पल्स बता दिए हैं, भाई ने कॉन्सेप्ट बता दिया। देखिए, आप जब कोई कारोबार करते हैं तो आपका एक कोर बिजनेस होता है, मेन बिजनेस होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे भाई का मेन बिजनेस क्या था? आईफोन बेचना, मोबाइल फोन बेचना, इनका मेन बिजनेस है। तो आईफोन बेचकर जो इनको पैसे मिलेंगे वो सेल्स या रेवेन्यू कहलाया जाएगा। लेकिन भाई साहब ने एक अदद दुकान साथ और खरीदी हुई है जो कि किराए पे दी हुई है, अब इनका मेन बिजनेस तो नहीं है, ये मेन बिजनेस तो इनका आईफोन बेचना है। तो फिर जो इन्होंने दुकान किराए पे दी हुई है, नॉन कोर बिजनेस, नॉन कोर बिजनेस, तो नॉन कोर एक्टिविटीज से जो पैसे आते हैं वो हमेशा अदर इनकम में जाते हैं।
इन्होंने इंटरेस्ट की बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की। उन्होंने घर किराए पे देने की बात की, बिल्कुल दुरुस्त बात की। ठीक है, तो नॉर्मल रूटीन से हट कर जो होता है उसको अदर इनकम बोलते हैं। ठीक होगी बात। एक आप लोगों को घर से मिलती है पॉकेट मनी, योर रेवेन्यू सेल्स। ठीक है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, बिजनेस तो नहीं है ये, लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आती है ईद, और ईद पे आती हैं फुफ्फो, और वो आपको दे के जाती हैं पूरे 50 रुपए ईदी। होता है ऐसे। मेन 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 एक्टिविटी तो नहीं ना ये, वो तो आपको मंथली, ये अलहदा से मिल रहे हैं आपको अदर इनकम। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने ये बात बताई है। अब इसको जरा बिजनेस में ढाल लें तो एक आपकी होगी मेन एक्टिविटी या कोर एक्टिविटी, इसको क्या कहा जाएगा जी? ये सेल होगी। और जो मेन एक्टिविटी से हट के जो आपको पैसे मिलेंगे उसको कहा जाएगा अदर इनकम। ठीक होगी बात। बोनस कौन सा? सर वो सैलरी है। देखिए वो बिजनेस नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, वो सैलरी में ही आता है। वो सारी बातें सैलरी में ही आती हैं। हाँ, अगर आपने उसके साथ कोई गाड़ी रेंट आउट की हुई है ना, ऑफिस से गाड़ी भी मिल जाती है ना अक्सर, आपने कहा घर तो मेरा करीब है, मैं पैदल चला जाता हूँ, गाड़ी ने मैं रेंटे कार वाले को दे जाता हूँ, उससे मुझे पैसे आएंगे। तो जो सैलरी से आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपके मेन पैसे मिल रहे हैं, और वहां से जो साइड से पैसे मिल रहे हैं वो अदर इनकम है। लेकिन चूंकि ये बिजनेस नहीं है इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए चले ये बात हो गई। ओके, चलें जी। अब लिखें सेल्स रेवेन्यू के नीचे सेल्स या रेवेन्यू की डेफिनेशन। अमाउंट्स अर्न्ड बाय, सेल्स रेवेन्यू के नीचे आपने लिखना है अमाउंट्स अर्न्ड बाय सेलिंग गुड्स, अमाउंट्स अर्न्ड बाय सेलिंग गुड्स स्लैश सर्विसेज, SLASH, amounts earned by selling goods slash services, amounts earned by selling goods slash services। हाँ जी, मैं कुछ दुर्गशंदा सितारे ढूंढ रहा हूँ क्लास में जी। हैं कुछ ऐसे? जरा साथ वाले को देख के बताइए कि चमक रहे हैं भाईजान। माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसी नौजवानों की बहुत ज़रूरत है हमें। जी सर, SLASH, वेरी गुड। ठीक है, ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। अमाउंट्स अर्न्ड बाय सेलिंग गुड्स स्लैश सर्विसेज। देखिए ये जो इनके बीच में है ना, इसको स्लैश बोलते हैं, ये दिस इज कॉल्ड स्लैश। सिंबल होता है, साइन होता है ये। तो स्पेलिंग आपने नहीं लिखने थे, तो जिसने स्लैश लिखा है वो काट के ना तो ऐसे स्लैश लगा दे। तो हाँ, तो बस मैं आपको बस ही चेक कर रहा था। चलें, कोई बात नहीं। ओके, तो स्लैश के अंग्रेजी काट दें और ये ऐसे एक लाइन लगा के ना कर दें, तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि दोनों में से कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अमाउंट्स अर्न्ड बाय सेलिंग गुड्स स्लैश सर्विसेज, और ब्रैकेट में लिख दीजिए कोर एक्टिविटीज़। कोर एक्टिविटीज़ या मेन एक्टिविटीज़, कोर के स्पेलिंग होते हैं CORE, कोर एक्टिविटीज़। अच्छा, ये वाकई स्पेलिंग है, ये मजाक ना समझिएगा, कोर एक्टिविटीज़। तो एक बात तो डिसाइड हो गई कि सेल्स रेवेन्यू जो है वो आपकी कोर एक्टिविटीज से मिलता है आपको। ठीक है जी, ओके। तो ऑटोमेटिकली ये नॉन कोर एक्टिविटीज होंगी। बस इसके नीचे लिख दीजिए अमाउंट्स अर्न्ड फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज, ये अदर इनकम होती है। अमाउंट्स अर्न्ड फ्रॉम नॉन कोर एक्टिविटीज। ठीक है जी, सब अच्छा है यहां तक? इनकम में किसी को कोई मसला? याद रखिएगा, मैंने आपको लिखवाया अमाउंट्स अर्न फ्रॉम सेलिंग गुड्स। ये गुड्स जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज है। देखिए, गुड्स सिर्फ उन चीजों को कहेंगे जो कि आप बेचने के लिए खरीद रहे हैं। ठीक होगी बात? गुड्स के अंदर सिर्फ वो चीजें आएंगी जो हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं। अगर आपने दुकान पे लगाने के लिए AC खरीद लिया, वो आप बेचने के लिए नहीं खरीद रहे, इसको गुड्स नहीं कहा जाएगा। ठीक होगी बात? ये बात आपको समझ आ गई? तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है
इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये बातें भी सारी अलाइन होती रहेंगी कि एसी को फिर क्या कहेंगे, ठीक है, तो बात कर लेंगे इसके ऊपर, ठीक है। और एक बात और भी जहन में रखिएगा कि बल्कि भी ना जहन में रखिएगा, इट्स टू अर्ली, ठीक है जी, यहाँ तक सब अच्छा है। बस इतनी बात जहन में रखें कि गुड्स के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो हम बेचने के लिए खरीदते हैं, सब अच्छा है। चलें आगे। ओके, फोर्थ अकाउंटिंग हेड। जी जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया भाई ने। किसकी? इनकम की। बस जो सर कमा रहे होते हैं बस, ठीक है। अमाउंट्स अर्न बस लिख लें इतनी, अमाउंट्स अर्न फ्रॉम बिजनेस इज कॉल्ड इनकम, लिख लें, यूं लिख लें। इनकम की डेफिनेशन लिखना चाह रहे हैं तो यूं लिख लें, अमाउंट्स अर्न फ्रॉम बिजनेस। जी वो सैलरी होती है सर, हम बात ही बिजनेस की कर रहे हैं। भाई सीए करके आप नौकरी करेंगे बिजनेस करेंगे? वैसे ही एक सवाल है, बिजनेस बिजनेस सारे बिजनेस करेंगे, फिर नौकरी कौन करेगा? आप नौकरी करेंगे। कितनी तनख्वाह मिलेगी सर? वैसे ही एक्सपेक्टेड। मैं तो नौकरी नहीं कर रहा दोस्त, नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट मेरा नहीं, नौकरी वाला तो नहीं। और बता जे, इधर नहीं, पार्टनर भी नहीं हूँ। हाँ जी बिल्कुल, तो इसलिए मैं नौकरी तो नहीं कर रहा। नहीं, ये तो आप बताएं सर, आपकी ख्वाहिश क्या है, कितनी मिलनी चाहिए? क्या आपको लगता क्या है कितनी मिल सकती है? अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के ज़रा और, अच्छा कितनी मिलती है फर्स्ट अटेम्प्ट वालों की, कितनी होती है सैलरी? 5 लुट मची हुई है, 5 लाख जी। 5 to 7 हज़ार के क्या 100, 5 से 7 लाख पहली सैलरी, 5 से 7 लाख। नहीं वही नॉर्मल, कोई 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 5-7 साल बाद 5-7 लाख हो जाती है। तो शुरू में पहली सैलरी कितनी होती है? 70-80 हज़ार, 30 हज़ार, 2.5-3 कर लें, चलें ठीक है जी सर। बस ये स्टार्टिंग कोई लाख से हो जाती है, अगर मिल जाए नौकरी तो 1-1.25 लाख तक हो जाती है बस। सर वो कितने कितने साल हो गए उनको उनको जी? 3-4 साल, हाँ तो इतने में पहुंच जाएंगे शायद, आप भी 5 साल तक पहुंच जाएंगे। वैसे इतने होंगे नहीं, इतने नहीं होंगे, ज़्यादा हुए होंगे उनको, ज़्यादा टाइम होगा, उससे पहले भी कोई नौकरी की होगी उन्होंने, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इतने पे आमतौर पे ना आजकल 8-10 साल बाद पहुंच रहे हैं लोग, ठीक है। आप पैसों पे क्या, पैसे छोड़ें, जो नसीब में होगा मिल जाएगा, एवं लड़ी जा रहे हैं मेरे से। एक्सपेंसेस जो, हाँ तो जो नसीब में होगा मिल जाएगा, मैं बात खत्म। क्यों जुबैर साहब, ऐसे ही है। लिखें जी एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस को भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक होती हैं जी परचेजेस, अदर परचेजेस, अदर एक्सपेंसेस दोस्त, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर परचेजेस वैसे वर्ड नहीं यूज होता, लेकिन समझने के लिए चलें, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लेकिन परचेज कभी बात करता हूं कि परचेज कहते किसे हैं। लिखें जी परचेज की डेफिनेशन लिखिए पहले। एक्सपेंस को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक परचेजेस और एक अदर एक्सपेंसेस। परचेजेस में लिखें जी गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड फॉर सेलिंग पर्पसेस, गुड्स परचेज्ड फॉर सेलिंग पर्पसेस, ठीक है जी। जो चीजें बेचने के लिए खरीदी जाती हैं उन गुड्स को परचेजेस बोला जाता है। अब यहां से वो बात लिंक करें जो मैंने आपको इन्वेंटरी की पूरी कहानी सुनाई और कहा था कि अभी कुछ अरसे में बात हो जाएगी। मैंने आपको कहा था कि साल के आखिर में जो स्टॉक रह जाता है, जो सेल नहीं होता, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। तो आपने सवाल किया था कि फिर जो हम साथ साथ खरीद रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्या वो इन्वेंट्री नहीं है? वो परचेज है, ठीक होगी बात। तो इसका मतलब ये है कि पूरा साल आप परचेजेस करते रहेंगे, हो सकता है इसमें से इतना सेल हो जाए, ये सेल हो जाए, तो फिर ये बच गया,
इसको अनसोल्ड स्टॉक कहेंगे और ये इन्वेंट्री या स्टॉक कहलाया जाएगा, और ये सारी की सारी आपकी परचेजेस होंगी। ठीक है जी। तो आपने अगर 1000 रुपए की चीजें परचेज की तो परचेजेस हैं भाई वो, लेकिन साल के आखिर में सेल सिर्फ 900 की हुई, 100 रह गई, तो 100 क्या है जी, अनसोल्ड है, तो 100 इज स्टॉक और इन्वेंट्री। क्या ये बात आप लोगों को समझ आ गई? तो पूरा साल जो आप चीजें बेचने के लिए खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं परचेजेस, और उसमें से जो अनसोल्ड रह जाता है, जो बिकता नहीं है, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं। अब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, सवाल पूछा करें, ऐसे घबराया ना करें। आज सवाल पूछ लेना बेहतर है, ऐसा ना हो कि कहीं बाद में FAR1 FAR2 और CFAP और आगे जाके फिर बैठे हो कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। इसलिए पूछ लिया करें, कोई मसले वाली बात नहीं है। उम्र में मैंने बताया था मेरा आपका फ़र्क नहीं है ज़्यादा, 5-6 महीने का ही फ़र्क है बस, 2 साल इतना ज़्यादा फ़र्क। ठीक है जी। आप लोग भी कोई 40-40 साल के हैं? 2 साल कह रहे हैं आप? अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 2 करें, 20 साल के हैं आप लोग। तो मैं कितने साल का हूँ? 40। मैं लगता हूँ 40 का? 35 मेंटेन कर। अच्छा ओके, 35-40। चले जी, लिखें जी अदर एक्सपेंस। परचेजेस में कोई मसला है किसी को? एनी इशू इन परचेजेस? ओके जी, आइए अब अदर एक्सपेंसेस पे। अदर एक्सपेंस क्या होते हैं? देखिए, इन्होंने अगर अपनी मोबाइल की शॉप खोली हुई है तो उसमें सिर्फ ये आईफोन नहीं खरीद रहे, क्योंकि आईफोन खरीदना परचेजेस है। ठीक होगी बात? ओके। और भी तो अखराजात हैं, बिजली का बिल, हो सकता है दुकान रेंट पे हो, रेंट। फिर उसके बाद एक छोटा शौकत भी रखा होगा जो भाग भाग के आईफोन पकड़ाता होगा सबको, ये सही देखे, उसकी सैलरी। और और क्या होगा? हाँ, वो तो एक्सपेंस नहीं होते, वो एसेट में चले जाते हैं। रिपेयरिंग एक्सपेंस, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है उसको रिपेयर कराने का खर्चा, बिजली पानी गैस टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल, रोज़ दुकान पे इन्होंने ट्रैवल करना होता है तो वो किराया वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपके एक्सपेंसेस हैं। क्या मैं कह सकता हूँ ये डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस हैं? तो बिल्कुल ऐसे ही है जी। अदर एक्सपेंसेस में जो रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस कह लें या डेली ऑपरेशंस के एक्सपेंसेस कह लें, जो डेली कार्रवाई दुकान में होती है उसके जो अखराजात होते हैं उनको अदर एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो आप लिख सकते हैं अमाउंट स्पेंट ऑन डेली एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, अमाउंट्स स्पेंट ऑन डेली एक्टिविटीज इन बिजनेस। बिजनेस में जो रोजमर्रा की एक्टिविटीज होती हैं उन पे जो अखराजात होते हैं वो क्या कहलाए जाते हैं? वो अदर एक्सपेंसेस कहलाए जाते हैं। अब आप एसी की बात करते हैं तो टेक्निकली तो आपको पता है वो है ही एसेट, और ये भी आपको पता है कि रोज रोज एसी नहीं खरीदे जाते हैं। ठीक है, महीने में भी नहीं खरीदे तो साल में 3-4 साल में एक दफ़ा एसी खरीदा जाता है, तो ये डेली एक्टिविटीज़ नहीं है। ठीक होगी बात समझ आ गई? परचेज और अदर एक्सपेंस में किसी को कोई मसला? सब अच्छा है, सब ओके है। ठीक है जी, 5वां और आखिरी हेड आपका रह गया है, वो इंशाल्लाह अब हम मंडे, कल तो छुट्टी है ना आपकी? हाँ, ट्यूसडे को, ट्यूसडे, मंडे को क्यों छुट्टी है? अच्छा, मेरे तक अभी तक पैगाम नहीं पहुंचा, तो अगर पहुंच जाएगा तो ट्यूसडे, अगर ना पहुंचा तो मैं तो मंडे को आ जाऊंगा। ठीक है, आपका मुझे नहीं पता। ठीक है, बस सही है, मुझे तक कोई पैगाम फिलहाल नहीं पहुंचा, तो मंडे को वैसे सुबह सुबह कौन सा खाना होता है खुदा के बंदो? तो 1 बजे है तो क्लास तो सुबह 7:30 है। अच्छा, मेरे तक अभी तक भाई पैगाम नहीं पहुंचा, इसलिए मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। जी सर, जज़ाकल्लाह। तो बस ठीक है, मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होती है, 5वें हेड हम देख लेंगे। मुझे एक पेन दे, मैं एक अटेंडेंस लगा लूँ। जज़ाकल्लाह भाई। ओके जी।